So let's start with the accounts itself. फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स की मैं अगर बात करूं तो अकाउंट्स से आपका बेसिकली माइंड में क्लिक आता है लाइक बिजनेस के बारे में बात होने वाली है, और एक्चुअली बिजनेस के बारे में ही बात होने वाली है. ठीक, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, वेदर यू स्टार्ट विद द कंपनी और स्टार्ट विद द पार्टनरशिप फर्म और यू स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे योर मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपका मोटिव तो एक ही है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. तो वेदर इट मे बी प्रॉफिट, इट मे बी लॉस, वॉट एवर यू अर्न, समटाइम यू मे बी इन द प्रॉफिट, समटाइम यू मे बी इन द लॉसेज ऑल्सो. तो आपका मोटिव तो पहले से डिफाइन था कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे वो एक शोरूम था, चाहे वो एक रेस्टोरेंट था, कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपका मोटिव पहले से प्री डिफाइंड था कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. दैट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको अपने प्रॉफिट को चेक भी करना होगा, और उस प्रॉफिट को चेक करने के लिए यू नीड टू अकाउंट फॉर द इनकम्स ऑल्सो फॉर द बिजनेस, एंड सेम वे यू नीड टू अकाउंट फॉर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस. तो आपने बिजनेस में जो इनकम्स अर्न करी है, आपने जो बिजनेस में एक्सपेंसेस करी है, आपको उनका अकाउंटेबिलिटी तो करना पड़ेगा. और एक्चुअली मेरे से पूछो तो एक्चुअली यही अकाउंट्स है. आप अपनी इनकम को नोट डाउन करो, एक्सपेंसेस को नोट डाउन करो. इफ योर इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट वी आर इन प्रॉफिट. ऑन द रिवर्स, इफ द एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम्स, देन वी से वी आर इन द लॉस. तो बट अभी यहां पे डिफिकल्टी, और यू कैन से डिफिकल्टी तो नहीं बोलूंगा इस चीज को. जैसे आप लोग साइंस में कुछ रूल्स फॉलो करते थे, मैथ्स में कुछ रूल फॉलो कर रहे होते, फिजिक्स में आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे, सेम वे अकाउंट्स में भी हमको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग दीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बट इन द सिंपल वर्ड्स अकाउंट्स अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब यह है कि आपको इन इनकम्स को, इनकम मीन्स जो भी इनफ्लो हो रहा है मनी का और जो भी आउटफ्लो हो रहा है मनी का, उसको आपको नोट डाउन करना है और कुछ नहीं करना है अकाउंट्स में. बट उस नोट डाउन करने का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको इसको नोट डाउन करना है. नॉट इन लाइक ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कहीं पर भी रिकॉर्ड कर दिया, नो. तो इसको नोट डाउन करने का एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे में आपको रिकॉर्ड करना है. तो उस चीज को एक्चुअली हम लोग अकाउंट्स या वी कैन से दैट बुक कीपिंग बोलते हैं. एक्चुअली इसका एक और वर्ड है यहाँ पे, बुक कीपिंग. तो अभी मैं कुछ भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, सो दैट सब कुछ आपको इजीली समझ में आए, बिकॉज अकाउंट का फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मैंने क्या बोला कि आपके पास बिजनेस में जो भी इनफ्लो हुआ मनी का, जो भी आउटफ्लो हुआ, आपको उसको नोट डाउन करना है, एंड दैट नोट डाउन इज ओनली अकाउंट्स. और उस नोट डाउन को करने के लिए, आपको रिकॉर्ड करने के लिए, आपको उसको, देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंट्स जो हमको बिजनेस में फॉलो करने हैं. तो मैं कुछ रूल्स आपसे डिस्कस करूंगा आपको. ये रूल में भी आपकी बुक में 2 या 3 लाइन में ही लिखे होंगे, और मैंने आपसे एक पीडीएफ भी शेयर किया था ग्रुप में, और आपका स्कूल भी आपको वही पीडीएफ फॉरवर्ड करेगा अभी. और आपके स्कूल में, बिशप्स में, कैंप में या केलाइन में जो भी एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक, तो उसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना. तो मैं आता हूं अभी रूल्स पे. बिजनेस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी. सेपरेट बिजनेस एंटिटी. मैं अगेन बोल रहा हूं, ये रूल का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इसका थीम समझना है रूल का, बिकॉज ये रूल्स तो बुक में भी लिखे हुए हैं, बट इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. तो हमारे बिजनेस का पहला रूल, हमारे अकाउंट्स का पहला रूल क्या है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट. ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट. तो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो, बट नेचुरल यू आर द ओनर, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम ओनर ही बोलेंगे, बट हम लोग अकाउंट्स में क्या एज्यूम करते हैं कि ओनर एक सेपरेट बॉडी है, ही इज ए लिविंग पर्सन. वेयर एज बिजनेस की मैं अगर बात करूं तो हम लोग बिजनेस को भी यहां पर एक आर्टिफिशियल बॉडी मान के चलेंगे. बिजनेस नॉट ए लिविंग बॉडी, इट इज आर्टिफिशियल बॉडी. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. आप जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे पूरी लाइफ में, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नेवर एवर थिंक फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हम ओनर्स के एंगल से सोचेंगे, हमारा अकाउंट्स रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको यह अज्यूम करना है कि ओनर एक सेपरेट पर्सन है, बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, एंड वी आर स्टडिंग अकाउंट्स फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द ओनर्स. आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर. जैसे सपोज, आई थिंक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया होगा आप लोगों को. ये सपोज रिलायंस की अगर बात कर लें हम लोग, तो रिलायंस का हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायंस के जो ओनर्स हैं, यूजुअली हमारे मुंह से यही वर्ड निकलता है कि रिलायंस का ओनर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी है. बट आप कभी भी उनकी बुक्स को सर्च करना, गूगल में उनकी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, कभी भी सर्च करना रिलायंस का फाउंडर, रिलायंस का ओनर, तो उनकी जो ऑफिशियल बुक्स हैं, दे नेवर नेम द वर्ड ओनर विद द मुकेश अंबानी, नेवर.
बिकॉज हमारा जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलते हैं, यू आर नॉट द ओनर, यू आर ए एमडी, यू मे बी ए सीईओ एंड फॉर योर वर्क यू आर गेटिंग ए सैलरी ऑल्सो। तो मुकेश अंबानी का एक पोर्टफोलियो है बिजनेस में, इट मे बी एमडी, इट मे बी ए सीईओ, इट मे बी ए चेयरमैन, कुछ भी हो सकता है। एंड फॉर हिज पोजीशन ही इज टेकिंग ए सैलरी ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस, ही इज टेकिंग ऑल द मॉनेटरी कंपनसेशन फ्रॉम द बिजनेस। तो आप लोग यहाँ पे ये माइंड में लेके चलो अभी कि बिजनेस एक सेपरेट बॉडी है, ओनर एक सेपरेट बॉडी है। हम लोग जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में वो आपको बिजनेस के एंगल से पढ़ना है, ना कि ओनर के एंगल से। तो वेन एवर वी थिंक अकाउंट्स फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर आपके जो अकाउंट्स है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाओगे वहां पे। तो ओनर की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ओनर ने अपने लिए एक पर्सनल कार परचेज किया, टीवी परचेज किया, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। बट बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या इन हुआ, बिजनेस में क्या आउट हुआ, मुझे उससे मतलब है। तो अभी एक माइंड में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्रिएट करो धीरे धीरे करके कि बिजनेस एक सेपरेट बॉडी है और हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ेंगे वो बिजनेस के लिए पढ़ेंगे। तो दैट इज आवर फर्स्ट रूल फॉर द अकाउंट्स। ठीक, सेकंड रूल पे मैं आता हूं अभी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का, और यू कैन से दैट एक्चुअली ये एक ड्रॉबैक भी है अकाउंट्स का, बट फिर भी मैं इसे डिस्कस करूंगा आपको इसको। ये रूल क्या बोलता है आपको, इन द बिजनेस एवरीथिंग हैज टू बी शोन इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरीथिंग हैज टू बी शोन इन टर्म्स ऑफ मनी। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। आई थिंक लास्ट 3 क्लासेस में रोहन और चलो क्रिश से बात करते हैं। क्रिश, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ कुछ डिनर विनर के लिए, है ना, और आपने एक मेन्यू कार्ड लिया वहां पे। तो इन द मेन्यू कार्ड सपोज देयर वाज नो प्राइस लिस्ट, देयर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम बट कोई प्राइस टैग नहीं है उस पे। विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ऑर्डर समथिंग? नो सर, व्हाई? मतलब पॉसिबल तो है बट देन रेट तो जानना होता है। रेट पता नहीं ना आपको? ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टेफी, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ कुछ शॉपिंग करने के लिए, आपने कुछ से कुछ क्लोथ्स वगैरह परचेज किए एंड there is no price tag on the clothes. Will it be possible for you to purchase anything? No, Why? because we don't know the price of the clothing. Very good. Because we do not know the price of the commodities. तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है कि बिजनेस में आपको हर चीज को मनी की फॉर्म में शो करना है। एवरीथिंग विल बी शोन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज में। अगर इंडिया की बात करूं, मे बी इन द अदर करेंसी इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो मैं इंडिया की बात करूंगा अभी। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आपको हर चीज को, आपके बिजनेस में क्या है, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक टेबल है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली अकाउंट्स में इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ये टेबल आपका 10,000 का भी हो सकता है, ये टेबल आपका 1 लाख का भी हो सकता है। तो आप देखो ना, आप इस चीज को फील करते हो कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, व्हाट दे आर डूइंग, everything they are converting in terms of money only, everything they are showing in terms of money only. So money is a common unit here and it represents everything, every commodity, everything is shown in terms of money only. और एक्चुअली ये अकाउंट्स का एक ड्रॉबैक भी है। Why it is a drawback? Because there are certain things जिसको आप मनी की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हो, और हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी शोन इन टर्म्स ऑफ मनी इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उस चीज को आप अकाउंट्स में शो भी नहीं कर पाओगे। तो ये काइंड ऑफ ड्रॉबैक है, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स इन द बिजनेस जिसको आप रुपीज में, डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेबर्स का एफिशिएंसी, उसको मनी में कैसे मेजर करोगे आप? आपके लेबर्स का हार्ड वर्क कैसे मनी में मेजर करोगे उसका? आपके मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन कैसे मनी में मेजर करोगे आप? तो देयर आर वेरियस थिंग्स जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अकाउंट्स का एक यहां पे ड्रॉबैक भी निकल के आ रहा है। वो ड्रॉबैक क्या है कि आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हो, क्योंकि हमारा ये रूल क्या बोल रहा है कि आपके पास बिजनेस में जो भी है आपको हर चीज को मनी की क्वांटिटेटिव फॉर्म में शो करना है, मॉनेटरी फॉर्म में शो करना है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बिजनेस का हम लोग यहां पे एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं। समझा आपको ये रूल? थर्ड रूल क्या बोलता है आपको? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज कि बिजनेस का जो लाइफ है देखो वो तो इंडेफिनिट होता है. वी कैन नॉट से कि आपने सपोज एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वी कैन नॉट से कि बिजनेस 2 मंथ चलेगा, 2 ईयर चलेगा, 20 ईयर चलेगा या 200 ईयर चलेगा. तो बिजनेस का जो लाइफ है वो तो इंडेफिनिट है, ठीक. बट आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपका मोटिव तो डेफिनेट था, और वो मोटिव क्या था आपका कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, और सम टाइम आई मे बी इन द लॉसेज आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम. तो मोटिव तो आपका पहले से डिफाइन था, बट बिजनेस का लाइफ डिफाइन नहीं है. बिजनेस का लाइफ तो इंडेफिनिट है. एंड वी कैन नॉट से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वी कैन नॉट से कि बिजनेस ये एंड कब होगा. इट मे रन फॉर द से 100 ईयर्स आल्सो, ठीक. तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को भी. वंशिका, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर. आपके स्कूल में एग्जाम्स क्यों होते हैं? एवरी क्वार्टर, एवरी टर्म 1, टर्म 2, बाय? तो हमारी चेक करने के लिए हमें कितना आता है. ओके, बेसिकली आपने कितना ग्रोथ है पढ़ा चेक है. करने के लिए ना. हाँ हाँ हाँ. वेरी गुड. अगर ऐसा हो जाए कि एग्जाम्स 5-6 साल में एक बार हो तो विल इट बी ए गुड और बैड? बैड. इट्स बैड. ओके, चलो गुड. एफिशिएंसी नहीं चेक कर पाओगे. इफिशिएंसी आप चेक नहीं कर पाएंगे बच्चों की, कि बच्चे कितना ग्रैस्प कर रहे हैं एक्चुअली एजुकेशन को, है ना. बिकॉज देखो ना, आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका स्कूल फी पे कर रहे हैं, आपका ट्यूशन फी पे कर रहे हैं. एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन यू. तो उस ग्रोथ का रिजल्ट तो आना चाहिए ना अभी. और वो रिजल्ट क्या है? आपके मार्क्स अगर आपके अप हो रहे हैं, दैट मीन्स जो आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप उनको प्रॉफिट दे रहे हो. यू कैन से दैट इन द सिंपल वर्ड्स. मार्क्स अगर डाउन हो गए, दैट मीन्स आप में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके एजुकेशन में, आपके फ्यूचर में, दैट मीन्स वो ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है. तो बिजनेस भी तो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा ना. हम लोग बिजनेस में इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, बिजनेस में इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छी मशीन हम परचेज करते हैं, तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे चेक तो करना चाहिए ना, बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है. बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है, सो दैट अगर ग्रो कर रहा है तो आपको और ग्रो करना चाहिए, और अगर डिक्लाइन कर रहा है बिजनेस का प्रॉफिट तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडियल एक्शंस तो लेने पड़ेंगे वहां पे. तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, बिजनेस की लाइफ तो इंडेफिनिट है, तो बिजनेस की लाइफ को आप स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देते हो. यूजली दिस वन पार्ट इज फॉर 1 ईयर. एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग यूजली अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो करते हैं, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो ऑन 31 मार्च, और आप देखो इस चीज को कंपेयर करना, आपका एकेडमिक ईयर भी यही है. सोचो आपका एकेडमिक ईयर भी ये है. 1 अप्रैल में आप में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, आपकी फीस वगैरह सब ले लेते हैं स्कूल्स, और आपका रिजल्ट जाके फाइनल रिजल्ट 31 मार्च को बन जाता है कि आपने इस पूरे साल में आपने कितना ग्रोथ किया, आपने कितना डिक्लाइन किया. तो सेम बिजनेस में भी आपको यही काम करना है. तो 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यहां पे हम एकेडमिक ईयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, वी यूज द वर्ड फाइनेंशियल ईयर. तो बिजनेस में भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया, और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको चेक तो करना चाहिए ना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कंपटीटर्स कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, सो दैट इफ देयर इज सम स्कोप फॉर द ग्रोथ एंड ऑल, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन तो ले सकते हो टाइमली. तो हम लोग बिजनेस की लाइफ को कुछ पीरियड में ब्रेक करेंगे. 1 पीरियड यूजली वी कंसीडर फॉर द 1 अकाउंटिंग ईयर, और ये अकाउंटिंग ईयर हम लोग 1 ईयर का मान के चलते हैं. तो एट द एंड ऑफ द ईयर, आप लोगों ने सुना भी होगा 31 मार्च को एक हम बोलते हैं ना कि क्लोजिंग है, टैक्स फाइल करना है, ये करना है, वो करना है. क्यों? बिकॉज हम 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हैं. तो एज ऑन दिस डेट आपने जो प्रॉफिट्स अर्न किए, जो लॉसेज हुए आपको, एज पर दैट हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं और टैक्स हम गवर्नमेंट को पे भी करते हैं. तो ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड रहा, ये 1 ईयर का है. तो एक चीज समझना है यहाँ पे, रोहन का भी पहले डाउट था यहाँ पे, तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको अपने बिजनेस को 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करना है. वो डेट तो आप कभी भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होना चाहिए. बट एक चीज यहां पे कंफर्म है कि आप अपनी बुक्स को क्लोज करोगे 31 मार्च को. से फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया 30 सितंबर 2019 को, तो ऐसा नहीं कि आपका ईयर क्लोज जाके 1 साल के बाद होगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया 30 सितंबर 19 को, तो भी आप बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज करोगे अपनी. सोचो आप, अगर सब, हाँ प्लीज बोलो.
तो 31 मार्च को सब मतलब देखते हैं कि लाइक कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ लाइक 1 ईयर के बाद। Like one, not wait, not exactly 1 year. Sometime you may start the business in the mid of the year also, ना. हाँ बट 31 मार्च। बट 31 मार्च को आप सेशन को क्लोज कर दोगे. छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको यहाँ पे. सपोज आपने स्कूल में एडमिशन लिया, से फॉर एग्जांपल अगस्त में जाके, तो क्या आपका नेक्स्ट सेशन अगस्त तक चलेगा? नो, मार्च में आपका सेशन क्लोज हो जाएगा और अप्रैल में आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा. इट्स वेरी गुड. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपने बिजनेस को ओनली 1 अप्रैल को ही स्टार्ट कर सकते हो. बिजनेस को आप कभी भी स्टार्ट करो, ये आपकी मर्जी है. बट क्लोजिंग का डेट फिक्स है, 31 मार्च को मुझे क्लोजिंग करना है. एंड ऑन दिस डेट आई हैव टू चेक कि जो भी मेरा टाइम पीरियड रहा इन द प्रीवियस ईयर, मे बी 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी आपने काम किया, तो इस 6 मंथ में, इस 1 ईयर में आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, आपको उसका कैलकुलेशन करना है. और ये आपको एवरी ईयर करना है. तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? अकाउंटिंग पीरियड. ठीक. नंबर 4 रूल पे आते हैं हम लोग अभी. कंजर्वेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर किसी कुछ प्लान है सीए फाउंडेशन वगैरह करने का, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं सीए फाउंडेशन में. कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग इन शॉर्ट प्रूडेंस भी बोलते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. 2-3 लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लीज आप लोग रिप्लाई मत करना. जिससे मैं पूछूंगा वही रिप्लाई करना. कौन बताएगा मुझे अभी? प्रूडेंस वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. प्रूडेंस शायद नहीं सुना होगा. संदेश तो आई थिंक लास्ट क्लास में था, फर्स्ट क्लास में. समिति, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? अकाउंट्स को भूल जाओ टाइम बीइंग के लिए. आप सिर्फ बताओ सिंपल वर्ड्स में कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है. ध्रुव, So, what is the meaning of conservative? What is the dictionary meaning of conservative actually? to conserve something, to save something. To save something for the future, ना? Yes, sir. Okay, very good. तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं आपको. कंजर्वेटिव एकदम सही बोल रहे हो ध्रुव आप. कंजर्वेटिव मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत कंजर्वेटिव है नेचर में, काइंड ऑफ यू कैन से ओल्ड थॉट्स वाला, बहुत सोचता है जो काम करने से पहले, जो बहुत मनी सेविंग करता है, काइंड ऑफ कंजर्वेटिव बोलते हैं उसको हम लोग, है ना. एक्चुअली बिजनेस में आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए. बिजनेस में आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए. तो आता हूं मैं आपकी बुक की लैंग्वेज में. आपकी बुक में देखो क्या लिखा होगा, और इस चीज को मैं कोरिलेट करूंगा यहां से. आपकी बुक में ये वर्डिंग लिखी होगी, एस्टिमेट फॉर फ्यूचर लॉस बट डू नॉट एस्टिमेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स. तो इस लाइन का बहुत वाइड मीनिंग और ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसको एक्चुअली हम लोग कहीं ना कहीं अकाउंट में यूज भी करते हैं अकाउंट्स में. तो देखो बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है. वी कैन नॉट से फ्यूचर में क्या होने वाला है. अभी सोचो ना, 2019 में किसी ने एस्टिमेट किया था कि नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड. बट एक्चुअली ऐसा हुआ. 2020 में बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए. क्यों क्लोज हुए? बिकॉज वो लॉसेज में सर्वाइव नहीं कर पाए. तो बिजनेस का जो लाइफ है वो इंडेफिनिट है. बिजनेस का फ्यूचर अनसर्टेन है. वी कैन नॉट से बिजनेस में कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं पता आपको भी. तो ऑन दैट नोट आपको बिजनेस में कंजर्वेटिव होना चाहिए. सोचो आप, एक बिजनेस बंद होता है ना, तो खाली ओनर का लॉस नहीं होता है, बहुत सारी पार्टीज का वहां पे लॉस हो जाता है. छोटा सा एग्जांपल दूं मैं अगर आपको यहां पे, तो जैसे सपोज आप लोगों ने एक वर्ड आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, शेयर्स. जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना होगा शेयर्स वर्ड. अगर किसी ने नहीं सुना तो प्लीज मुझे बताओ. तो सपोज एक कंपनी है रिलायंस. रिलायंस के हम बोलते हैं एमडी, चेयरमैन जो भी हैं वो मुकेश अंबानी है. अभी ये अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करते हैं. अभी कुछ शेयर्स आपने परचेज किए, कुछ शेयर सपोज मैंने परचेज कर लिए रिलायंस के. तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग अपना हार्ड अर्न मनी कंपनी को दे रहे हैं यूज करने के लिए. विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू आस्क मुकेश अंबानी कि आपने मेरे पैसों से क्या किया? नो, नॉट पॉसिबल. तो सोचो आप, कंपनी में हो क्या रहा है? मनी किसी और का है, यूज कोई और कर रहा है.
एंड आपके पास इतनी पावर भी नहीं है कि आप उनसे जाके पूछो कि आप मेरे मनी से क्या कर रहे हो। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एनफ टू यूज योर मनी इन द कॉशियस वे। क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो ये लॉस, बट नेचुरल लॉस ओनर के पास भी आएगा, बट ये लॉस आपको भी लेना पड़ेगा। आपको मींस जो शेयर होल्डर्स है। तो अभी आप सोचो, यहां पे बिजनेस जिसने स्टार्ट किया, जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव तो होना चाहिए ना। बिजनेस में आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर आपका अनसर्टेन है। और अगर आपका फ्यूचर अनसर्टेन है तो व्हाट दिस लाइन सेज कि आप एक एस्टिमेशन तो लेके चलो माइंड में कि अगर फ्यूचर में कुछ वर्स्ट हो गया तो आप क्या करोगे। एक एस्टिमेशन तो ले लो माइंड में, ये बोल रहा है आप कॉन्सेप्ट आपको ये। क्यों? बिकॉज अगर वर्स्ट नहीं हुआ देन इट इज ओके, बट अगर हो गया तो आपके पास क्या प्लान है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2020 में बड़े सारे बिजनेस बंद हो गए। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर आपने कुछ पहले से प्लानिंग करा हुआ है कि फ्यूचर में लॉसेस अगर होते हैं तो हमारे पास कुछ सेफ्टी कुशन है, हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो हमने सेव करके रखा है, तो आप अपने लॉसेस में भी सर्वाइव कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा है कि आप अपने फ्यूचर लॉस को एस्टिमेट करो, बिकॉज ये मनी आपका नहीं है, ये मनी पब्लिक का है जो आप यूज कर रहे हो। तो यू शुड बी कॉशियस एनफ टू यूज दैट मनी, बट प्रॉफिट को एस्टिमेट मत करो। जो प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है उसको सोच के खुश मत हो जाओ आप। जब प्रॉफिट होगा तब ठीक है, कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इट इज नॉट सर्टेन ना, बट लॉस के बारे में एस्टिमेट पहले से करके चलो। क्योंकि सोचो आप, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लॉस हो गया तो प्रॉब्लम है। बिकॉज इस लॉस की वजह से बहुत लोग सफर करेंगे, आपके एम्प्लॉइज, आपके शेयर होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, बैंक लोन जिससे आपने लोन लिया हुआ है, आपके सप्लायर्स। तो इसीलिए बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। एंड वन मोर थिंग, मैं यहां पे एक चीज और ऐड करूंगा। कंजर्वेटिव का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आपको बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लो आप, बिल्कुल लो रिस्क। विदाउट रिस्क आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बट एक रिस्क के साथ आपके पास एक सेफ्टी कुशन भी होना चाहिए। सेफ्टी कुशन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपके पास उतने रिजर्व्स होने चाहिए कि अगर आपके रिस्क से आपको लॉस हो गया तो उस लॉस से आप बाहर निकल पाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव। तो देखो, बुक में हार्डली हाफ पेज लिखा होगा इसके लिए, बट इसका कॉन्सेप्ट को समझो कि बिजनेस में कंजर्वेटिव क्यों होना चाहिए, वो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। कंजर्वेटिव वर्ड क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट आता हूं। अभी बिजनेस में एक और आपको रूल फॉलो करना होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये तो आप इनफैक्ट सारे सम्स में हर जगह यूज करते हो, अकाउंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मैं आपको हर चीज एग्जांपल से क्लियर करूंगा, जिससे आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले मैं वर्ड्स पे आता हूं। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर will be recorded in current year only, whether incomes have been received or not, or not, and expenses have been paid or not. Have been paid or not. ये तो हो गया लैंग्वेज, दो चार लाइन है, बट इस लाइन का मीनिंग बहुत वास्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो इसको समझते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और आपका बिजनेस का सपोज जो फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, और ये ईयर क्लोजिंग होगा आपका जाके 31 मार्च 2020। तो एज वी नो 2020 को क्लोजिंग होता है पूरे इंडिया में, सब लोग टैक्स फाइल करते हैं, सब अपने प्रॉफिट्स को चेक करते हैं, है ना।
तो सपोज ये आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है ये। सपोज आपके बिजनेस में आपके पास से 100 एम्प्लॉइज हैं एंड ईच वन इज टेकिंग ए सैलरी ऑफ से ₹1000 पर मंथ। तो हर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो कितना है, 1000 पर मंथ का। तो अगर मैं आपसे पूछूं सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, सैलरी ऑफ मार्च 2020, तो ये सैलरी बनता है इनका ₹1 लाख। ठीक, ये देखो बिजनेस में क्या होता है ना, सैलरी पे करने में डिले हो सकता है 1-2 दिन का। सपोज आपने ये सैलरी पे किया, से फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे किया 3 अप्रैल 2020 को सपोज, और बिजनेस में ऐसे डिलेज होते हैं, बड़े सारे बिजनेस तो ऐसे हैं जो सैलरी 1 महीने के बाद भी पे करते हैं। तो देखो आपका ये सैलरी पे करने का जो डिले है, इट इज हार्डली ए मैटर ऑफ 2 to 3 days, एंड आई डोंट थिंक इट इज ए क्राइम। बड़े सारे बिजनेस में ऐसे डिलेज होते रहते हैं, बट हमारा जो अकाउंट्स है वो कुछ अलग ही बोलता है। हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है, भाई 31 मार्च को तो मुझे बुक्स क्लोज करनी है ना। अभी आप खुद सोचो, आपका 9th का होमवर्क क्या आप 10th की बुक में करोगे? 10th का होमवर्क 11th की बुक में करोगे? 9th की बुक्स 10th में फॉलो करोगे? नहीं करोगे ना आप। अप्रैल में आपको स्कूल से नई बुक मिल जाएंगी। तो बिजनेस भी यही काम करता है ना। बिजनेस 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स अपनी सारी बुक्स को चेंज कर देगा, सारी बुक्स नहीं ओपन होंगी अभी। तो अभी क्वेश्चन यहां पे क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज हुआ यहां पे, ये सैलरी तो मार्च की थी बट मैंने पे 3 अप्रैल को किया, और 1 अप्रैल 2020 से न्यू सेशन स्टार्ट करना है मुझे स्कूल का या फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी मान के चलो आप। तो क्वेश्चन यहां पे ये अराइज हुआ कि ये सैलरी मैं कहां पे शो करूं, अभी मार्च में शो करूं या अप्रैल में शो करूं? तो प्लीज मुझे गाइड करो, ये सैलरी कहां पे जानी चाहिए, मार्च के मंथ में या मार्च की बुक्स तो में? ऐसा आप हो सकता है कि 1000 को जैसे 30 से डिवाइड कर लिया, हाँ, और पर डे की सैलरी अभी 2 दिन मिस हुआ या 2-3 डेज, तो उसको नेक्स्ट ईयर में ले लिया उतनी सैलरी को। वंशिका, बट सैलरी यहां मिस कहां हुआ? सैलरी मिस थोड़ी ना हुआ, आपने मार्च के मंथ का सैलरी 3 अप्रैल को पे किया। मार्च यूजली तो फिर बिजनेस, नेक्स्ट ईयर होंगी ना। यूजली सोचो ना, आप जब जॉब करोगे तो सैलरी तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ही मिलेगा ना। नो एम्प्लॉयर इज गोइंग टू गिव यू सैलरी इन एडवांस ना, यस, दे विल पे यू सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ ओनली। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सैलरी तो मार्च के मंथ की थी और ये पूरे मंथ की सैलरी कितनी बनी, 1 लाख रुपीज। बट यूजली बिजनेस में 1-2 दिन का डिलेस तो होता होगा सैलरी पे करने में। तो सपोज बिजनेस ने सैलरी पे किया 3 अप्रैल 2020 को, तो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये सैलरी मैं मार्च में शो करूं या अप्रैल में शो करूं। सैलरी मार्च की थी बट पे अप्रैल में किया, तो अप्रैल अप्रैल को तो अप्रैल में ही पे करना चाहिए, शो करना चाहिए, सॉरी। आदित्य आप बताओ, आपका क्या लॉजिक बोलता है, सैलरी कहां पे शो करें हम लोग, मार्च के मंथ में या अप्रैल के मंथ में? क्या सर? अच्छा, आपने सुना ही नहीं होगा, कोई बात नहीं। अनुषा आप बताओ, ये सैलरी कौन से मंथ की है और कहां पे शो करनी चाहिए? आई थिंक मार्च में, बिकॉज मार्च के बजट से पैसा निकला जितना भी है। ओके, वेरी गुड आदित्य। अनुषा आप क्या बोल रहे हो? अब अप्रैल बोल रहे हो। आर्यन, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, sir. आपका So I लो- think March. मार्च, ओके। ध्रुव? So April. अप्रैल। क्रिश? सर शो अप्रैल में करना चाहिए। शो अप्रैल में करना चाहिए। स्मृति? So March. मार्च। स्टेफी? So March. मार्च। वंशिका आपने अप्रैल बोला था ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट नित्य आप बताओ, आपने तो आई थिंक पढ़ा भी होगा इसको। Which month salary is this? दिस सैलरी इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च बट यू हैव पेड दिस सैलरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। Will show in March. It will be shown on the March, ना? रोहन? So March. मार्च। संदेश? सर मार्च। मार्च, वेरी गुड। आंसर इज मार्च। वाई मार्च? उसका लॉजिक समझो अभी आप, देखो समझना इस चीज को। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 20। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स आपका बिजनेस का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर इनफैक्ट, एंड ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक चलेगा।
सोचो, एनालाइज करो माइंड में। सैलरी पे करना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है। डू नॉट थिंक फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द बिजनेस इट इज ए एक्सपेंडिचर। मैंने आपको अभी बोला था कि आप अपने बिजनेस का मोटिव क्या है, कि प्रॉफिट मुझे चेक करना है, और प्रॉफिट कैसे निकालना है, मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस करके मुझे प्रॉफिट निकालना है। ठीक, तो मेरे एग्जाम्पल में क्या था, ये सैलरी जो थी, ये सैलरी थी मार्च के मंथ की, और अमाउंट था सैलरी का 1 लाख रुपीस, और ये सैलरी आपने अप्रैल में पे किया था। तो सोचो अभी आप, अगर मैं ये मार्च की सैलरी इस ईयर में शो करूं, तो देखो अभी आप चाहे आप सैलरी 3 अप्रैल को पे करो या 5 अप्रैल को पे करो, बट 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके बिजनेस का ईयर चेंज हो चुका है। ये जो ईयर है ये 2021 है, और ये जो ईयर है वो 1920 है। तो सोचो, अगर आप मार्च की एक्सपेंडिचर्स को अप्रैल में शो कर दोगे, सोचो, आप खुद सोचो, मार्च की एक्सपेंडिचर्स को अगर आप अप्रैल में शो करोगे, तो आपका प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग नहीं हो जाएगा? हाँ सर, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा ना, बिकॉज सोचो आप, ये एक्सपेंडिचर थी 1920 की, और अगर मैं इन एक्सपेंडिचर्स को 2021 की बुक्स में लेके चला जाऊंगा, तो मेरा 1920 का प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो देखो आप, इस एरर से क्या होगा, आपका 1920 का प्रॉफिट भी रॉन्ग हो जाएगा, और इवन आपका 2021 का प्रॉफिट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो 1920 में आपकी एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगी, और 2021 में आपकी एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाएंगी। तो अभी मैं आता हूं अपने कंक्लूजन पे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहा है आपको, जिस ईयर की एक्सपेंडिचर है, जिस ईयर की इनकम है, आपको उसी ईयर में शो करना है। आप ये मार्च की सैलरी 2 साल के बाद करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये सैलरी मार्च की है तो आपको मार्च की बुक्स में ही शो करनी है, और यू कैन से आपको 1920 की बुक्स में ही शो करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपनी 9th की बुक 10th में फॉलो नहीं कर रहे हो, 10th की बुक 11th में फॉलो नहीं करोगे, 11th की बुक 12th में फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अपना 9th का होमवर्क 10th की बुक में नहीं करोगे, भले ही डिले हो जाए, वो 9th की बुक में ही रहेगा। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर, उसका ओरिजिन जिस ईयर में हो रहा है, उसी ईयर में आपको उसको रिकॉर्ड करना है। इनकम रिसीव कब होगी वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 5 साल के बाद इनकम मिले, 2 महीने के बाद इनकम मिले, तो आपको इसको यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में फॉलो करना है अकाउंट्स में। आई थिंक आपको, आई होप एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा ये, और यू विल नॉट बिलीव, आप इस कॉन्सेप्ट को सारे सम्स में सब जगह यूज करते हो। इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज तो बुक में भी लिखा हुआ है, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको क्लियर करना है माइंड में, बिकॉज इसको आपको सारे सम्स में यूज करना है। स्टिल अगर कोई डाउट है किसी को, प्लीज मेरे को अभी भी पूछो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में। कोई डाउट है अभी भी किसी को एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कि हम लोग इसको फॉलो क्यों करेंगे और इसका पर्पस क्या है? So salary we मतलब हम लोग कभी भी दे दे, but we have to show it in the books in the month we have to give the salary. Right? वेरी गुड। तो देखो, इसका बेसिक मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप क्रिश, मींस किसी भी इनकम का, किसी भी एक्सपेंडिचर का ओरिजिन कब हो रहा है, जब उसका ओरिजिन होगा तब शो करना है। आपने एक्सपेंडिचर कब पे किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सैलरी मार्च के मंथ की है तो मार्च के मंथ में ही शो करनी है। Okay. गॉट इट ना? वो 3 अप्रैल को दे सैलरी, but then it should show in the book कि मार्च में दे। वेरी गुड। आप इस सैलरी को चाहे आप 3 अप्रैल नहीं, आप अक्टूबर में पे करो, नेक्स्ट ईयर पे करो, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। ये सैलरी मार्च के मंथ की है तो आपको मार्च की बुक्स में ही शो करना है। Okay. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी आप अकाउंट्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, इनफैक्ट ये तो अकाउंट्स में आप हर जगह यूज करते हो, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, कि अकाउंट्स पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके पास होंगी, उन ट्रांजैक्शन को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स will be
shown in two parts. So will be broken in two parts, whatever you say. Means हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे और इस चीज को आप प्रैक्टिकली फील भी करते हो। आपने सपोज मार्केट में जाके मोबाइल परचेज किया तो आपके पास मोबाइल आ जाएगा बट आपके पास से उतना कैश चला जाएगा, तो डबल इफेक्ट हुआ ना, आपके पास से कैश गया, मोबाइल आपके पास आ गया। तो बिजनेस में आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, ईच ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट, और ये रूल क्या बोलता है आपको कि आपको दोनों इफेक्ट्स शो करने हैं बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे कि परचेज ए मशीन फॉर ₹10 लाख, तो आपको अकाउंट्स में इन इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और वो दो पार्ट यहां पर क्या बनेंगे, एक तो आपके बिजनेस में मशीन इन हुई क्योंकि आपने मशीन को परचेज किया, सेम वे आपके बिजनेस से कैश आउट भी तो हो रहा है। एंड नेवर एवर थिंक फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में क्या इन हुआ मुझे उससे मतलब है, बिजनेस से क्या आउट हुआ मुझे उससे मतलब है। तो बिजनेस में मशीन इन हुआ तो मैं इसको भी नोट डाउन करूंगा, जो इन हो रहा है बिजनेस में वो भी नोट डाउन करना है, और जो आउट हुआ बिजनेस से उसको भी नोट डाउन करना है। आते हैं ऐसा हम लोग करते क्यों है, वाई बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। खाली इतना लिख लो ना, मशीन आ गई बस बहुत है, बट मशीन आ गई वो भी लिखेंगे हम लोग, और कैश आउट हुआ वो भी लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? तो किसी के माइंड में कुछ आ रहा है पॉइंट, वाई वी आर फॉलोइंग दिस रूल इन द अकाउंट्स? हाँ प्लीज बोलो। तो मशीन एक एसेट बन जाता है क्या? हाँ एसेट तो है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, उस वर्ड पे तो मैं आया नहीं अभी तक एसेट में। हाँ, हाँ तो फिर मशीन बहुत ऐसे प्रोडक्टिविटी भी देगा ना। ओके तो मशीन की वजह से तो उससे मशीन से इनकम आता है क्योंकि वो यूज करते हैं हम प्रोडक्ट्स एंड स्टफ बनाने के लिए। एकदम सही बोला आप लोगों ने, मशीन एक प्रोडक्टिव एसेट है आपके लिए, मशीन से इनकम आप अर्न करते हो बिजनेस में। बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मशीन आया आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, बट आपके पास से जितना कैश गया आप उसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? एक ही एंगल से सोचो ना। बिकॉज मशीन एक पॉइंट के बाद उतना कैश रिकवर करेगा which बाहर गया, उसके बाद हमारा प्रॉफिट चालू होगा ना। ओके, So that you can maintain a balance. मेंटेन ए बैलेंस। ध्रुव का आंसर अप टू सर्टेन एक्सटेंट राइट है। देखो हाँ, अभी किसी ने क्या बोला कुछ? डेप्रिसिएशन कॉस्ट डेप्रिसिएशन तो एक बात की बात होगी ना, डेप्रिसिएशन तो तब होगा ना जब मशीन को यूज करना शुरू करोगे आप। देखो इसका समझना, इसका लॉजिक समझो। अभी इसका लॉजिक है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। टू मेंटेन द एक्यूरेसी इन द बुक्स हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। टू रिकॉन्साइल द ट्रांजैक्शन हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। अभी जैसे सपोज छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, यहाँ पे हर चीज का एग्जांपल से इजीली समझ में आता है। जैसे आप अपने स्कूल में आपका मैथ का बुक अलग रहता होगा, नोटबुक की बात कर रहा हूं मैं, साइंस का नोटबुक अलग रहता है, अकाउंट्स का अलग रहेगा, अभी बिजनेस स्टडीज का अलग रहेगा, इको का अलग रहेगा, कॉमर्स का अलग रहेगा, सबकी नोटबुक अलग अलग मेंटेन करते हो आप। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैथ का वर्क आप साइंस की बुक में करो, साइंस का अकाउंट्स की में, अकाउंट्स का बीएसटी में, ऐसे तो नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा ऐसा, ठीक। तो अभी सोच के देखो आप, बिजनेस के पास दो बुक्स हैं, एक बुक्स उन्होंने बनाई मशीन के लिए, एक बुक्स बनाई कैश के लिए, ठीक है ना। एक बुक्स बनाई मशीन के लिए और एक बनाई कैश के लिए। तो मशीन के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मशीन की बुक में रहेगा, जो कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश की बुक में रहेगा, ठीक है ना। तो अभी सोचो आपके पास कैश था, सपोज से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए का कैश था। आपकी बुक्स में आपने दिखा रखा है मेरे पास 10 लाख का कैश है, और आपने इस कैश को यूज करके सपोज एक मशीन परचेज करी, से फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की मशीन परचेज करी। आपने यहां पे 5 लाख की मशीन परचेज करी, तो मशीन की बुक में लिखोगे कि हमने 5 लाख की मशीन परचेज करी। तो सोच के बताओ मुझे, क्या मुझे ये अमाउंट कैश में से माइनस नहीं करना चाहिए? सोचो, करना चाहिए ना, तभी तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। यहाँ पे जो ध्रुव बोल रहा था, टू बैलेंस द थिंग्स, यस, टू बैलेंस द थिंग्स।
अगर मैं कैश में से माइनस नहीं करूंगा तो मेरा कैश तो हमेशा 10 लाख पे रहेगा, बट एक्चुअली ये कैश 10 लाख नहीं है अभी, बिकॉज इस 10 लाख में से आपने 5 लाख यूज करके एक मशीन परचेज कर लिया। तो अकाउंट्स में फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इट विल हैव 2 इफेक्ट्स एंड बोथ द इफेक्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी भी कोई डाउट है प्लीज मेरे को पूछिए। ये कॉन्सेप्ट मालूम है, इट इज अ काइंड ऑफ बाइबल फॉर द अकाउंट, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है। बुक्स में भले ही हाफ पेज या 2 लाइन लिखी होंगी, बट इनका कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंस आपके अकाउंट्स में क्या होता है। कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं सर। चलो वेरी गुड। और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आज सारे डिस्कस नहीं करूंगा, इससे क्या ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपके स्कूल में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें आप लोगों से, बिशप कैंप में या बिशप केएलएम में? नहीं सर, कॉन्सेप्ट्स नहीं, they were talking about क्या क्या बन सकता है अकाउंट्स लेके इन्होंने अभी तक स्टार्ट। अच्छा, ये बताया क्या क्या बन सकते हैं अकाउंट्स लेके? भाई सीए और वो सब। क्रिश क्या क्या बताया, क्या क्या बन सकते हैं अकाउंट्स लेके? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, Okay. फाइनेंशियल असिस्टेंट, मैनेजर, वो सब। यू नो कॉमर्स का आज की डेट में जो कॉमर्स का स्कोप है ना फ्यूचर में, इट इज मच मच वाइडर देन द साइंस स्ट्रीम। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली बोल। सर आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज बोलो ना वंशी। बहुत लोग कहते हैं जैसे बीबीए करने के बाद या बीबीएम करने के बाद कुछ ऐसे वैल्यू नहीं रहता है, ये किसने बोला कोई आपको? काम नहीं देता है, वैल्यू एज इन कोई काम इतना अच्छा नहीं देता है, तो इज दैट ट्रू? देखो मैं बताऊं आपको क्या होता है। बीबीए, जैसे आप सपोज बीबीए करो, बीबीए वाडिया कॉलेज से भी लोग करते हैं बीबीए। समटाइम आप एक आईआईएम से भी बीबीए कर सकते हो ना। पहली चीज तो कॉलेज का इंपॉर्टेंस बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज मालूम क्या होता है, नाउ डेज जॉब में बहुत कंपटीशन है, तो अगर आप प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो तो आप डेफिनेटली पीजी करने के बाद ही प्लेसमेंट के लिए जाना। मे बी बीबीए के बाद प्लेसमेंट हो जाएगा, बट आपको जो पैकेज आप डिजर्व करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर सपोज आप बीबीए प्लान भी कर रहे हो एंड यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द गुड कॉलेज, तो आपसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, आप बीबीए करो, एक नॉर्मल कॉलेज से बीबीए कर लो, साथ में आप कैट का प्रिपरेशन करो फॉर द आईआईएम्स एंड ऑल, तो क्रैक द कैट और अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको डेफिनेटली। अगर आप कैट से आईआईएम से पीजी करते हो, अगर आप पीजी डीबीएम वगैरह, तो आपका प्लेसमेंट तो कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता ना वहां पे। हाँ, और बट कॉमर्स में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? सिम्बायोसिस अच्छा है बीबीए के लिए? सिम्बी है, एमआईटी है, बस 2 ही अच्छे कॉलेज हैं। हाँ, उसके बाद 2 सर, साल बाद BMCC? placement फिर बीएमसीसी एक्चुअली इट इज गुड फॉर बीकॉम एक्चुअली, अच्छा। और इवन यू कैन ऑप्ट फॉर द बीकॉम विद एसीसी है। एमआईटी में बीकॉम विद एसीसी है, सिम्बी में बीकॉम विद एसीसी है, वो भी एक अच्छा कोर्स है। अभी तो खैर अभी तो आप 11th-12th पे फोकस करो, पता है, क्योंकि अगर आपने 11th-12th में अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लिया, यू विल नॉट बिलीव, आई डोंट थिंक बाद में अकाउंट्स की कोचिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आप जो टर्म्स यहाँ पे पढ़ोगे, एसेट्स, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली चेंज नहीं हुआ कभी। और ये अकाउंट्स का एक अच्छी चीज है, पता है। साइंस में क्या है ना, कभी करंट ऐसे चला जाएगा, कभी करंट ऐसे चला जाएगा, बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। जो एसेट आप 11th-12th में पढ़ोगे, वही एसेट सीए में भी पढ़ने हैं, वही एसेट बीबीए एमबीए में भी पढ़ने हैं। और दूसरी चीज, जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं बीबीए के लिए, सपोज आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, यू विल नॉट बिलीव, बीबीए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर की मैं अगर बात करूं, पूरा 11th-12th का ही अकाउंट्स है, इनफैक्ट उससे भी इजी है। तो 11th-12th अच्छे से पढ़ लो आप, बाकी तो अकाउंट्स में इतना डिफिकल्टी आप कहीं पर भी फेस नहीं करोगे। बट स्टिल वाइडर स्कोप बहुत है, आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस रहेंगे 12th के बाद, तो वो आपको चूज करना है कि आपका आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है, तो एज पर दैट आप ऑप्ट कर सकते हो। Sir, I was planning to take BCom. रोहन, अगर आपका प्लान फ्यूचर में सीए वगैरह करने का है, तो बीकॉम ही ओनली ऑप्शन है आपके पास। Sir, not CA but BCom. अगर BBA लिया तो only MBA would be open for an option, right? या हाँ, ये बात मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो, अगर आप सपोज एमबीए में टारगेट कर रहे हो, तो इट इज बेटर टू गो थ्रू बीकॉम रूट एक्चुअली। Yes, sir. उसका पर्पस, हाँ, उसका एडवांटेज वो क्या होगा, बीबीए के बाद आपकी कुछ लाइंस जो होंगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बट बीकॉम के बाद सपोज आपने अच्छे से बीकॉम किया, समटाइम एक्चुअली मालूम क्या होता है, कई बार हमारा जो स्टडी का जो होता है ना, वो 12th के बाद ही जागता है एक्चुअली, कई बार ऐसा भी होता है। तो सपोज आपका इंटरेस्ट बना बीकॉम में जाके, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे कि जिनका स्टडी का इंटरेस्ट 12th के बाद जाके बना,
तो आप बीकॉम करने में एडवांटेज क्या होगा कि बीकॉम करने के बाद भी सपोज आपको लग रहा है कि यू कैन डू फॉर सीए, यू कैन गो फॉर ACCA, यू कैन गो फॉर CFA, क्योंकि आजकल यू कैन गो फॉर FRM, आजकल कोर्सेज बहुत हैं फाइनेंशियल फील्ड में और इतना अच्छा स्कोप है आजकल इन सब चीजों का, बहुत स्कोप है आजकल। मतलब बीबीए बेटर है या बीकॉम? क्योंकि बीकॉम ज्यादा मैथमेटिकल फाइनेंस में ज्यादा है ना, जैसे नहीं, ये किसने बोला आपसे? BBA मैथमेटिक्स marketing और ये सब। देखो मैं तो क्या होता है, सुनो वंशिका, मैं तो आपको, आप 11th-12th में अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन गए अकाउंट्स के, और इनफैक्ट बन ही जाएंगे इनफैक्ट आपके, तो मेरे हिसाब से बीकॉम करोगे तो ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा उसका। एंड यू विल नॉट बिलीव, अगर आप बीकॉम पुणे से करोगे तो पुणे यूनिवर्सिटी का बीकॉम तो बहुत ईजी है। 3 मंथ 4 मंथ सफिशिएंट होते हैं पढ़ने के लिए, आराम से आप फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर सकते हो बीकॉम में अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से करते हो तो। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बीकॉम करके जाओ तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर एक ऑप्शन रहता है, बिकॉज जैसे रोहन ने बोला भी अभी, और इनफैक्ट मैं भी उस चीज से एग्री करता हूँ कि बीबीए के बाद कुछ फील्ड आपकी लिमिट हो जाएंगी वहां पे, जहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बीबीए में जो अकाउंटिंग का लेवल है दैट इज नॉट दैट मच हार्ड जो आपको मिलना चाहिए। तो फिर आप बीबीए के बाद अगर आप सपोज आपका मूड बन गया सीए करना है, मुझे CFA करना है, तो कर तो सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। बट बीकॉम के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो MBA की लाइन में चले जाओ, आप चाहो तो CFA, ACCS, CR, FRM कुछ भी कर सकते हो, CA, CS, ICWA, सारे फील्ड आपके पास ओपन रहेंगे। फील्ड ओपन बीबीए के बाद भी है, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको वहां पे फील होगा, समझा ना? बट स्टिल अभी आप इस चीज का टेंशन मत लो, अभी अभी बहुत टाइम है हमारे पास सोचने के लिए, अभी आप फोकस। तो नहीं लेना पड़ता ना बीकॉम के लिए? नहीं, मैथ्स नहीं, ठीक है। बीकॉम में आपको अकाउंटिंग का ही अलग डिवीजन मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे आप, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, बाकी बट अकाउंटिंग बहुत इजी है बीकॉम की भी और बीबीए की भी। बट इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने 11th-12th में अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बीकॉम में इनफैक्ट कोई क्लासेस, कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। Sir, you only take for 11th-12th. I take for BCom, I take for BBA also. Okay. ठीक है, तो फिर हम आज के लिए क्लास इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक, न्यू टर्म्स कुछ स्टार्ट करेंगे।